की रात सबसे बड़ी मुलाकात। ट्रम्प पुतिन इन अलास्का, आगे क्या होगा? यूरोप में टेंशन हाई, खत्म होगी रूस यूक्रेन की लड़ाई। सबसे बड़ी रात, समझौते पर ज़ेलेंस्की होंगे तैयार। वर्ल्ड की सबसे बड़ी खबर, दुनिया की नजर। तो क्या यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई खत्म होने में सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए हैं? क्या ट्रंप और पुतिन मिलकर शांति की राह तलाश लेंगे या फिर यूक्रेन के साथ मिलकर यूरोप ट्रंप की कोशिशों को नाकाम कर देगा, इस जंग की आग को और भड़का देगा? क्या शांति समझौते की राह निकालते ही अमेरिका भारत पर लगाए गए एक्स्ट्रा टैरिफ को खत्म कर देगा या फिर बातचीत अटक जाने की सूरत में भारत पर और टैरिफ थोपने का ऐलान कर देगा, जैसा कि अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी दावा कर रहे हैं? इस वक्त इन्हीं सारे सवालों को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि अब से कुछ घंटों बाद अमेरिका के अलास्का राज्य के एंकरेज शहर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने वाली है। यह मुलाकात अलास्का के टाइम के हिसाब से सुबह 11:30 पे शुरू होगी, लेकिन जब अलास्का में पुतिन और ट्रंप मिलेंगे तो हमारे देश की घड़ी में रात के 1 से 2 बजे के बीच का वक्त होगा। यानी कल सुबह जब आप जागेंगे, सोकर उठेंगे, तो हो सकता है कि दुनिया एक नया मोड़ ले चुकी हो। दुनिया के 2 पावरफुल देश मिलकर कोई बड़ा फैसला ले चुके होंगे। तो यह वो खबर है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है आज, और कहा जा रहा है कि इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकारों ने अपनी घड़ी अलास्का के टाइम के हिसाब से सेट कर रखी, क्योंकि अलास्का की बैठक के बाद ही यह पता चलेगा कि दुनिया का अच्छा टाइम शुरू होने वाला है या फिर और बुरा होने वाला है। तो फिलहाल तो अलास्का से जैसी तस्वीरें सामने आ रही है, उससे यह तो साफ दिख रहा है कि पुतिन न तो झुकने वाले हैं और न रुकने वाले हैं। पुतिन का एक बहुत बड़ा ग्रैंड सोवियत वाला ख्वाब है और उस ख्वाब को पूरा करने में पूरी ताकत लगा देना चाहते हैं। और आज पुतिन के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अलास्का पहुंचने के साथ ही पुतिन के उस ग्रैंड ख्वाब का एक ट्रेलर भी दुनिया को दिखाया। जरा गौर से इस तस्वीर को देखिएगा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की स्वेट शर्ट पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, CCCP, जो कि रशियन भाषा में सोवियत संघ का शॉर्ट फॉर्म है। वो सोवियत संघ जो 1922 से लेकर 1991 तक वजूद में रहा, वो सोवियत संघ जो अमेरिकी साजिशों और आंतरिक विरोधों के बीच बिखर गया। पुतिन का यूक्रेन अभियान भी उसी सोवियत महत्वाकांक्षा का हिस्सा है। तो एक तरीके से लावरोव अपनी स्वेट शर्ट पर पुतिन का मैसेज छाप कर अलास्का की धरती पर उतरे थे। लावरोव ने इसके जरिए यह भी बताने की कोशिश की कि सोवियत संघ के दौर में जो रूस की ताकत थी, उस पर आज भी उन्हें फक्र है और फिर से रूस को उतना ही पावरफुल बनाने के लिए वो पूरी ताकत से लगे रहे। इसीलिए तो लावरोव से अलास्का में जब रूसी पत्रकार ने एक सवाल पूछा कि क्या आप ऐतिहासिक बैठक से पहले कुछ नर्वस हैं, घबराए हुए हैं, तो लावरोव ने बगैर देरी किए फौरन जवाब दिया कि नर्वस वो क्या होता है, सुनिए जरा। Сергей Викторович, мандраж ощущаете перед переговорами? Мандраж. Сергей Викторович, мандраж ощущаете перед переговорами? Мандраж. तो रूसी विदेश मंत्री का लहजा बता रहा है कि रूसी साइड का कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई, लेकिन इस मीटिंग से पहले वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर अमेरिकी और रूसी दोनों ही देशों की एजेंसियों के हाथ पांव थोड़े फूले हुए। दरअसल यूक्रेन की तरफ से सोशल मीडिया पर एक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया एक वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि अलास्का में एंट्री लेने के साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का चीफ किरिल बुदानोव मार गिराता है। यहां किरिल बुदानोव को एक स्नाइपर की भूमिका में दिखाया गया है, जो बर्फीले पहाड़ों पर छिपकर पहुंचता है
और एक ही गोली में पुतिन को खत्म कर देता है। आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि इस वीडियो के सामने आने के बाद से कैसे अलास्का में पुतिन की सुरक्षा के इंतजाम और भी चाक चौबंद कर दिए गए हैं और पुतिन की सुरक्षा में कैसे कैसे हाई फाई सिक्योरिटी सिस्टम लगाए गए हैं, कैसे आकाश से लेकर जमीन तक 360 डिग्री प्रोटेक्शन का एक खाका तैयार किया गया है। वो सारी डिटेल आपको मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले एआई से जनरेटेड ये पूरा वीडियो देखिए और फिर आपको सुरक्षा के इंतजाम के बारे में विस्तार से बताऊं। Sir. तो ये वीडियो किसी खौफनाक साजिश का हिस्सा हो ना हो, लेकिन रूस की सिक्योरिटी एजेंसियां रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है और न ही मेजबान अमेरिका की एजेंसी। और वैसे भी जब दुनिया के दो सबसे पावरफुल देशों के सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड लीडर्स मिलेंगे तो किसी तरह से चूक की कोई गुंजाइश रहने दी जाएगी, यह बात सोची भी नहीं जा सकती। इसीलिए तैयारी और तैनाती ऐसी है कि इस वक्त अलास्का में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसे समझिए। ट्रंप और पुतिन की बैठक अलास्का के सबसे बड़े ज्वाइंट मिलिट्री बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में होने जा रही है। यहां से रूसी बॉर्डर की दूरी 1000 मील के करीब है। कोल्ड वॉर के दौर में यह बेस एक निगरानी सेंटर के तौर पर काम करता था। मीटिंग को देखते हुए ज्वाइंट बेस पर आम लोगों की एंट्री पूरी तरीके से बैन कर दी गई है और एयर स्पेस में अब कोई भी अनधिकृत विमान उड़ान नहीं भर सकता। मीटिंग के बारे में ट्रंप के ऐलान के साथ ही सीक्रेट सर्विस ने अमेरिका के दूसरे शहरों में जो उनके खास कम्युनिकेशन सिस्टम हैं, डिवाइसेज हैं, उनको इस सेंटर पे लाना, इस बेस पे लाना शुरू कर दिया है। वेपन्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स को अलास्का में शिफ्ट किया जा रहा है, बल्कि यूं समझिए कि शिफ्ट किया जा चुका है। और फिर सुरक्षा को लेकर हर एक इंतजाम और पूरी प्लानिंग रूस के साथ साझा तौर पर तैयार की जा रही है और उसकी एक एक डिटेल रूस के साथ शेयर की जा रही है। इसके बाद पुतिन की सुरक्षा के लिए रूस की एजेंसियों ने भी अपने हथियार, इक्विपमेंट्स और जरूरी साजो सामान इस बेस पर पहुंचाया है, और वो भी उतनी ही संख्या में जितनी अमेरिकियों ने इंतजाम किए। बताया जा रहा है कि यहां पुतिन के नजदीकी घेरे में रूसी बॉडीगार्ड्स रहेंगे और बाहरी घेरे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस के एजेंट संभालेंगे। नियम ऐसा बनाया गया है कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष की गाड़ियों के दरवाजे तक नहीं खोलेगा और न ही दूसरे पक्ष की गाड़ियों में सवार होगा। जब दरवाजा ही नहीं खोल सकता तो खैर सवार होने की तो बात ही दूर है। इसके अलावा नियम ऐसा बनाया गया है कि रूस और अमेरिका दोनों ही पक्षों की तरफ से हर चीज का मिलान किया जा रहा है, यानी जितने अमेरिकी सुरक्षा कर्मी होंगे उतने ही रूसी होंगे। यहां तक कि जितने हथियार अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के पास होंगे, उनके एजेंट्स के पास होंगे, उतने ही हथियार रूसी एजेंट्स के पास भी रहेंगे। यहां तक कि अगर किसी मीटिंग के बाहर, मीटिंग रूम के बाहर 10 अमेरिकी एजेंट्स तैनात होंगे तो दूसरी तरफ रूसी एजेंट्स की संख्या भी 10 ही होगी। बॉडीगार्ड्स के साथ साथ ट्रांसलेटर्स को लेकर भी इसी तरीके का नियम बनाया गया है। अगर ट्रंप के साथ एक ट्रांसलेटर होगा तो पुतिन के साथ भी एक ही होगा, यानी हर लेवल पर बराबरी का मामला होना चाहिए। तो ये तो हुई जमीनी सुरक्षा बंदोबस्त के बारे में जानकारी। दोनों देशों ने आसमानी सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए भी जो प्लान तैयार किया है वो हर मामले में अभूतपूर्व कहा जा रहा है। मतलब ऐसी आसमानी सुरक्षा कि इससे पहले ऐसी व्यवस्था कभी देखी नहीं गई, क्योंकि हो सकता है कि पहली बार रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 और अमेरिका का F-22 रैप्टर, जो कि बहुत ही एडवांस जेट है, एक ही साथ अमेरिकी एयरबेस से उड़ान भरी। क्योंकि जिस ज्वाइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन पर ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होगी, वो बेस अमेरिकी वायुसेना के F-22 विमानों का सबसे बड़ा अड्डा बताया जा रहा है।
रैप्टर का सबसे बड़ा बेस। कहा जा रहा है कि अगर पुतिन इस बेस के लिए उड़ान भरेंगे तो बहुत संभावना है कि उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ रूस का सबसे ताकतवर फाइटर जेट Su-57 भी आए, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति का विमान हर वक्त फाइटर जेट्स के सुरक्षा घेरे में होता है। इससे पहले एक ही बार एक ऐसा मौका आया था जब F-22 रैप्टर और Su-57 विमान एक साथ देखे गए थे, जब दोनों देशों ने फरवरी में भारत में एक एयर शो में हिस्सा लिया था। लेकिन अलास्का में ये दोनों फुल एक्शन में होंगे और दोनों विमान एक तरीके से ऑन ड्यूटी होंगे। और अभी अगर अलास्का के आसमान में देखें तो एक ऐसा विमान दिखा है जिसके बाद तो ऐसा लगने लगा है कि इस मीटिंग को महफूज बनाने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी है, सारे घोड़े खोल दिए। दावा किया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर पहले अलास्का के आसमान में यूएस के 2 B-2 बॉम्बर उड़ान भरते देखे गए और दावा यह किया जा रहा है कि ये जो दोनों बॉम्बर हैं उनका नाम डैगर 21 और डैगर 11 है, यानी कि वही दोनों विमान हैं, वही दोनों बॉम्बर हैं, B-2 बॉम्बर हैं, जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले ईरान के परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिलाया था। अलास्का में जॉइंट बेस के पास इन बॉम्बर्स के उड़ान भरने की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि ये अमेरिकी बॉम्बर्स आसमान में 50,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं और वहीं से अपने टारगेट को एक तरीके से ध्वस्त करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं की मुलाकात से ज्यादा अभी दोनों देशों की रक्षा तैयारियों की चर्चा है। तो ये तो हुई उस मीटिंग से जुड़ी हुई तैयारियों की बात, लेकिन इस मीटिंग को डिरेल करने की कोशिश भी होती हुई दिखाई दे रही। यूक्रेन, जिसे इस बैठक में शामिल नहीं किया गया है, वो थोड़ा घबराया हुआ है, थोड़ा बिलबिलाया हुआ है। यूक्रेन ने रूस पर हमले और तेज कर दिए और कुछ देर पहले की खबर है कि यूक्रेन ने रूसी पोर्ट पर एक बड़ा हमला बोला है, जिसमें रूसी शिप को नुकसान पहुंचा है। मीटिंग से कुछ घंटे पहले यूक्रेन का हमला यह दिखाता है कि वो इस मीटिंग को थोड़ा डिरेल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। दूसरी तरफ यूक्रेन के जो समर्थक हैं वो अलास्का में डटे हुए हैं और मीटिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर वो यूक्रेन के झंडे लेकर जो रूसी डेलीगेशन गुजर रहा है उसके विरोध में नारे लगा रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी आप देखिएगा। लेकिन ये मीटिंग दुनिया के लिए कितनी मायने रखती है वो समझना हो तो अलास्का रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर जो एक छोटा सा पोस्ट किया है उसको पढ़िए। ट्रंप ने लिखा, सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं अपने पोस्ट में, जिसमें लिखा है हाई स्टेक्स। मतलब इस बैठक पर बहुत बड़ा दांव लगा हुआ है और सच पूछिए तो यह दांव सिर्फ अमेरिका का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का दांव लगा हुआ है। अमेरिका के लिए स्टेक इसलिए हाई है क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई नहीं रुकी तो ट्रंप यूक्रेन के भीतर पुनर्निर्माण का जो एक बड़ा मौका देख रहे हैं और उसके जरिए कमाई का एक बहुत बड़ा अवसर देख रहे हैं, वो मौका उनके हाथ से निकल जाए। अगर युद्ध नहीं रुकेगा तो अमेरिकी कंपनियों को यूक्रेन में काम का या बड़ा ठेका नहीं मिल सकता। वहां से जो मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स निकालने की जो उनकी योजना है उस पर पानी फिर सकता है। वहां जो यूक्रेन के पुनर्निर्माण में कहा जा रहा है कि कई $100 अरब का जो पूरा धंधा बनेगा, उससे अमेरिका की जो कंपनियां हैं उसको जो फायदा होने वाला है वो फायदा कैसे मिलेगा। और सबसे बढ़कर ये कि जो ट्रंप का अपना ख्वाब है इस युद्ध विराम के जरिए दुनिया में सबसे बड़े शांति दूत के तौर पर अपने को पेश करने की और इसके जरिए शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने की, वो ख्वाब भी अधूरा रह जाए। ऐसे में मीटिंग से युद्ध विराम जैसा कोई फैसला अगर नहीं होता है तो ट्रंप के बहुत सारे अरमान अधूरे रह जाएंगे। रसिया और यूक्रेन के लिए तो स्टेक हाई हैं ही। दोनों देश पिछले 3.5 साल से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसे डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मीटिंग के दौरान ट्रंप यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा, डोनबास जो कि उसका एक राज्य है, उसका एक बड़ा हिस्सा रसिया को देने के लिए कमिट कर दे। अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत बड़ी हार होगी एक तरीके से यूक्रेन की और यूरोप की।
लेकिन भारत के लिए अगर भारत के नजरिए से देखें तो बैठक इसलिए बहुत हाई स्टेक वाला है क्योंकि भारत रूसी तेल का बहुत बड़ा खरीदार है और दूसरी तरफ अमेरिका ने यह धमकी दे रखी है कि अगर यह बातचीत फेल हो जाती है तो भारत पर टैरिफ और बढ़ा देंगे। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी उन्होंने कल ही एक बयान दिया है कि अगर रूस और अमेरिका के बीच यह बातचीत फेल हो जाती है, यहां से शांति की कोई राह नहीं निकलती है, तो भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। भारत पर अमेरिका टैरिफ और बढ़ा सकता है। यानी कि समझिए कि यह यूक्रेन और रूस की जंग में यह नुकसान भारत का हो सकता है और यहां से यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि अगर यहां से अमेरिका ऐसी कोई तरकीब निकाल लेता है जिससे कि रसिया और यूक्रेन के बीच जंग रुक जाती है तो बहुत मुमकिन है कि भारत पर जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, उसे खत्म कर दिया जाए। तो ये दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए इस शांति वार्ता या इस मीटिंग की बहुत बहुत अहमियत है और इसीलिए पूरी दुनिया सांस थाम कर एक तरीके से इस मीटिंग के एक एक डेवलपमेंट पर नजर रख रही है। तो क्लियर कट में अब रुख करते हैं अगली स्टोरी का और आपको यह बताते हैं कि पीएम मोदी ने 60 करोड़ वाली धमकी जो दी जा रही थी, कैसे उसकी एक झटके में लंका लगा दी। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जो कि भारत में जनसंख्या और सामाजिक बदलाव पर या सामाजिक मुद्दों पर नजर रखने वाली, उससे जुड़े रिसर्च करने वाली एक बहुत अग्रणी संस्था है, प्रतिष्ठित संस्था है, उसकी एक ताजा रिपोर्ट आई है, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। इस रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाली भविष्यवाणी, चौंकाने वाला खुलासा है। इसमें कहा गया है कि अगले 120 सालों में भारत की डेमोग्राफी यानी कि जनसंख्या की संरचना इस तरह बदल जाएगी कि भारत की मौजूदा पहचान तक बदल सकती है। इस चौंकाने वाली रिपोर्ट पर क्लियर कट बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि आज 15 अगस्त के मौके पर पीएम मोदी ने देश के सामने जो सबसे बड़ा वादा किया है वो भी इस रिपोर्ट की आशंकाओं से सीधे कनेक्ट होता है। पीएम मोदी ने जो कहा, पहले उसे सुनिए और फिर आपको मैं बताऊंगा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता अखंडता में घुन लगाने वाली वो कौन सी साजिश है, कौन सी ताकत है जिसे अब हम बेहद हल्के में लेने का जोखिम मोल नहीं ले सकते और उसके लिए उसको लेकर अगर अब अभी हम अलर्ट नहीं हुए तो फिर हमारी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। सुनिए जरा। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? तो एक कड़वी हकीकत है कि अवैध घुसपैठिए घुन की तरह भारत में फैल चुके हैं। अवैध बांग्लादेशी हों या रोहिंग्या, वो हमारे शहरों में मौजूद हैं बड़ी संख्या में, हमारे सिस्टम में सेंध लगा रहे हैं। सरकारी अनाज तक उनकी पहुंच है, सरकारी सुविधाओं का फायदा वो खूब उठा रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति कैसे उनकी ढाल बनती है, ये दिल्ली से लेकर बंगाल तक
और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, झारखंड, हमने कई राज्यों में उसकी तस्वीर साफ साफ देखी। अतिक्रमण से लेकर छोटे बड़े अपराध का वो किस तरीके से हिस्सा बन चुके हैं। नकली नोटों की तस्करी का मामला हो, ड्रग पेडलिंग का मामला हो, राह चलते छेड़खानी से लेकर डकैती और हत्याकांड तक में उनका नाम सामने आता रहता है। यह समस्या गंभीर रूप ले चुकी है क्योंकि इसकी जड़ें इस देश में बहुत पुरानी हैं। साल 2000 में भारत सरकार के गृह सचिव माधव गोडबोले ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कहा गया था कि 1.5 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं और हर साल 3 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर जाते हैं। 2016 में गृह मंत्रालय ने संसद में एक अनुमान लगाया था कि पूरे भारत में 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं और उसका एक बड़ा हिस्सा दिल्ली एनसीआर में रहता है। सीलमपुर, जामिया नगर, जाकिर नगर, सुल्तानपुरी, मुस्तफाबाद, जफराबाद, द्वारका, गोविंदपुरी, ऐसे तमाम जो ज्यादा आबादी वाले और आबादी के घनत्व वाले इलाके हैं, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। ऐसे इलाकों घुसपैठियों को लेकर मौजूदा सरकारी अनुमान कहता है कि देश के 17 राज्यों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए और 12 राज्यों में रोहिंग्याओं की मौजूदगी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने 7 मई से घुसपैठियों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात से लेकर त्रिपुरा, मेघालय और असम तक 2000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की गई और उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया। लेकिन सोचिए कि उनका नेक्सस, उनका दबदबा, उनकी जड़ें इस देश में कितनी मजबूत है। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब दिल्ली से बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया एक व्यक्ति सुहान खान जिसका नाम था, वो बांग्लादेश से 45 दिनों के भीतर ही दिल्ली में दोबारा वापस आ गया और उसकी दोबारा यहां गिरफ्तारी हो गई। जब दोबारा गिरफ्तारी हुई तब ये पता लगा कि भाई ये तो 45 दिन पहले डिपोर्ट किया गया था। यानी कि बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करना कितना आसान है। सिर्फ घुसपैठ करना नहीं बल्कि दिल्ली के बड़े शहरों में आकर डेरा जमा लेना कितना आसान है, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। यह इशारा था कि हमारे सिस्टम में घुसपैठियों ने किस हद तक सेंध लगा रखी और इन घुसपैठियों को ट्रैक करने का कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास। इसीलिए देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में दोबारा पहुंच जाते हैं, जहां चाहते हैं अपना ठिकाना बना लेते हैं, अपने साथ और घुसपैठियों को ले आते हैं, अपना गैंग बना लेते हैं और अपराध से लेकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। अपनी पहचान छिपाने के लिए घुसपैठिए फर्जी दस्तावेज बनाने से लेकर स्थानीय लड़कियों से शादी तक कर रहे हैं, उनकी जमीनें हड़प रहे हैं, नई पहचान से जमीनें खरीद रहे हैं और ऐसे कई मामले झारखंड और छत्तीसगढ़ में सामने आ चुके हैं। टाइम्स नाउ भारत ने आपको कई बार इस तरह की रिपोर्ट्स दिखाई है कि झारखंड में किस तरीके से बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशियों ने अपनी जड़ें जमा ली है और झारखंड के कई जिलों में सैकड़ों की संख्या में जमाई टोले उगाए हैं। ये जमाई टोला क्या है? एक नया शब्द आ गया है, जमाई टोला। ये जमाई टोला असल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की कॉलोनी है जिसको उन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ शादी करने के बाद वहां अपना घर द्वार बनाकर उन्होंने अपना एक मोहल्ला स्थापित कर लिया। और जमाई, दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी समझिए कि भाई हिंदू परंपरा में या इस देश की परंपरा में जमाई का बहुत बड़ा स्थान होता है, उसकी एक मान मर्यादा होती है और उसे सारी सुविधाएं, जब वो अपने ससुराल आता है तो सारी सुविधाएं उसको ऐसे दी जाती है उसका मान रखने के लिए। तो ये जमाई टोला अपने आप में एक तरह से यह भी प्रतीक है कि जब बांग्लादेशी घुसपैठिए इस देश में आ रहे हैं तो यहां का सिस्टम, यहां की सरकारी मशीनरी कैसे उसका वेलकम कर रही है, कैसे उसके कागज पत्तर, उसके सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं और वो यहां अपनी जड़ें जमा सकें, इसको कैसे फैसिलिटेट किया जा रहा है वोट बैंक की राजनीति के तहत। यह भी बताता है कि ये जमाई टोले अचानक से झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों में क्यों इतनी बड़ी संख्या में आ गए। और इन सब के पीछे जो एक बहुत बड़ा खतरा है, जो सिर उठा रहा है, जिसे हम बहुत लंबे समय से नजरअंदाज करते रहे हैं, वो है डेमोग्राफी चेंज का, यानी कि जनसंख्या की संरचना, उसका स्वरूप बदलने का, और जिसका असल मकसद भारत की पुरानी पहचान बदलने का है।
पीएम मोदी ने आज उसी खतरे की तरफ इशारा किया और कहा कि घुसपैठियों पर लगाम कसने के लिए उनकी सरकार एक बड़ा मिशन शुरू करने जा रही है, हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन, जो भारत की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने वाली साजिशों पर चोट करेगी। सुनिए। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत में मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर विपक्ष कैसे बिलबिलाया हुआ है और कैसे उनको घेरने की कोशिश की जा रही है, और जैसी कि उम्मीद की जा रही थी ठीक वैसा ही हो रहा है। एक बार वो भी आपको सुनना चाहिए। घुसपैठी हैं, अगर हैं, आ रहे हैं तो कौन उनको आने दे रहा है? आज सुरक्षा किसके हाथ में है? आज किसका अधिकार और दायित्व बनता है कि घुसपैठियों को रोके, और अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, इस बात को स्पष्ट। तो एक बार की आपको ऐसा लगेगा कि बात तो सही कह रहे हैं कि भाई ये आज ऐसा कौन करने दे रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ आज की समस्या है? ये क्या पिछले 2, 4, 10 साल की समस्या है? असल में आजादी के बाद से इस देश में घुसपैठियों को लेकर जिस तरह की राजनीति रही है, उसने इस देश में घुसपैठियों को एक तरीके से अपनी जड़ें जमाने का मौका दिया है, और इसके पीछे की राजनीति को आपको समझना चाहिए। और इस देश की राजनीति के बारे में मैंने तो कई बार बताया, असल में दुनिया के बहुत सारे देशों में इसी तरह की राजनीति चलती रही है, और इसी तरह की राजनीति ने उनका भी बेड़ा गर्क किया हुआ है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, घुसपैठियों की समस्या आज वहां बहुत बड़ी समस्या बनी हुई। इस साल 10 जून को अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में एक बड़ा दंगा हुआ था। उसकी तस्वीरें जरा देखिए। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका पर किसी दुश्मन देश ने हमला कर दिया। लॉस एंजलिस की सड़कों पर गाड़ियां जल रही थी, अमेरिकी पुलिस पर हमले किए जा रहे थे, उनकी गाड़ियां जलाई जा रही थी, और पूरा सिस्टम बेबस नजर आ रहा था। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि घुसपैठियों को अमेरिका से बाहर खदेड़ दिया। जवाब में घुसपैठिए सड़कों पर उतर आए, और उन्होंने कैसे पूरे सिस्टम को हिंसा के सहारे हाईजैक कर लिया, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही। ये हालत इसलिए बनी क्योंकि घुसपैठियों को लेकर अमेरिका ने सन 1986 में बड़ी भूल कर दी थी। अमेरिका में तब दूसरे देशों के 30 लाख लोग चोरी छिपे रह रहे थे। वो घुसपैठ करके अमेरिका आए थे, और वहां के सिस्टम में उसी तरीके से सेंध लगाकर जम गए थे जिस तरह अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या आज भारत के सिस्टम में सेंध लगाकर जमे हुए, पैसे देकर फर्जी कागजात बना चुके हैं, और सरकारी एजेंसियों और सुविधाओं का खूब फायदा उठा रहे हैं, आम नागरिकों का हक मार रहे हैं। उसी तरीके से तो सन 1989 में अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने उनसे एक हमदर्दी दिखाई और इमिग्रेशन रिफॉर्म एंड कंट्रोल कानून पास कर दिया, जिसके तहत 30 लाख अवैध लोगों को एक झटके में अमेरिका की नागरिकता मिल गई, उन्हें ग्रीन कार्ड दे दिया गया। इसमें बहुत सारे लोग लैटिन अमेरिकी देशों से आए थे जहां पर कि संसाधनों की कमी थी, और इस तरीके से वहां की राजनीति में इन लोगों का एक से हो गया, वो एक वोट बैंक की तरह वहां जम गए। आज जैसा कि भारत में हम देखते, उस कानून के बनने के बाद अमेरिका में घुसपैठ और बढ़ गई, क्योंकि घुसपैठियों को ऐसा लगने लगा कि अगर वो किसी तरीके से एक बार घुसपैठ कर ली वहां, तो फिर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत देर सवेर उनको भी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। और यही हो रहा है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के जो बहुत सारे सीमावर्ती जिले हैं, राज्य हैं, वहां पर किस तरीके से घुसपैठ की समस्या बढ़ती जा रही है, इसका एक उदाहरण ऐसे समझिए कि आज ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने एक बहुत चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम अभी सतर्क नहीं हुए और हमने इसको लेकर एक्शन अगर नहीं शुरू किया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं शुरू की, तो अगले 10 सालों में ही हम अपना होमलैंड और अपनी संस्कृति अब सब कुछ गवा बैठे। यानी कि वो कह रहे हैं कि असम एक तरीके से एक नई चुनौती भारत के सामने बन जाएगी। वहां घुसपैठी इतनी बड़ी संख्या में आ गए हैं कि वो एक तरीके से वहां के जो मूल निवासी हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए। और ये सब कोई एक दिन में नहीं हुआ, पिछले 5-10 सालों में नहीं हुआ। हां, पिछले 5-10 सालों में भी जिस तरीके से घुसपैठ रोकने को लेकर काम होना चाहिए था,
यह पक्की बात है कि उस तरीके से काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की बात कही है, वो एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन इस सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई है कि बहुत हो चुका, घुसपैठियों को और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।